हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित होगी। इससे पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 35 में, मैंने प्रदेश के अंदर वन्य जीव संरक्षण के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा की थी। और वन्य जीव संरक्षण की सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अन्य टॉपिक्स पर, अन्य बातों पर जानकारी देना चाहूँगा। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा, आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं, राज्य प्राणी उद्यान। इस उद्यान को हम लोग पार्क भी लिख सकते हैं। राज्य प्राणी उद्यान या राज्य प्राणी पार्क, ये हमारे प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में इनकी जो स्थापना है वो मुख्य रूप से कानपुर व लखनऊ, कानपुर और लखनऊ में प्राणी उद्यानों की स्थापना की जा रही है। राज्य में प्राणी उद्यान या प्राणी पार्क क्यों स्थापित किए जाते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि कुछ ऐसे नागरिक जो वन्य क्षेत्रों में जाकर वन्य जीवों को नहीं देख सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जो वन्य क्षेत्रों में जाकर जो वन्य जीव हैं उन्हें नहीं देख सकते। ऐसे लोगों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान या प्राणी पार्क बनाए गए हैं। प्राणी उद्यान के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि कानपुर और लखनऊ में तो इसकी स्थापना कर दी गई है, लेकिन और भी ऐसी जगह है जहां इनकी स्थापना प्रस्तावित है या जहां इनकी स्थापना लगातार की जा रही है। तो एक ऐसा ही अलग स्थान है, मैं उसको स्टार बना के लिखना चाहूँगा। एक विशेषता स्थान है और वो स्थान है गोरखपुर। गोरखपुर में भी एक प्राणी उद्यान की स्थापना की जा रही है। उसका नाम क्या है? गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है उसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह। शहीद अशफाक उल्लाह के नाम से गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान की स्थापना की जा रही है। आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट कर सकते हैं नाम के हिसाब से भी। अगर मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ चलूँ, स्टार बनाकर, टॉपिक तो नहीं, इसी से जुड़ा हुआ अगला एक पॉइंट हो सकता है, एक जगह है ग्रेटर नोएडा। एक जगह है ग्रेटर नोएडा, महत्वपूर्ण स्थान है। और ग्रेटर नोएडा में भी लगभग 120 हेक्टेयर में एक नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। हम इसको क्या कह सकते हैं, मैं इसको पूर्ण रूप से लिखना चाहूँगा। ग्रेटर नोएडा में एक जीव पार्क या प्राणी पार्क बनाया जा रहा है, जिसे हमने क्या नाम, जिसे हम उसे किस नाम से जानते हैं? रात्रि वन्य जीव पार्क। रात्रि वन्य जीव पार्क, इसे हम नाइट सफारी पार्क भी कहते हैं। नाइट सफारी पार्क, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाइट सफारी पार्क। अच्छा, इस नाइट सफारी पार्क की जो स्थापना की जा रही है उसका एक मॉडल भी है कि नाइट सफारी पार्क की स्थापना किस मॉडल पर स्थापित की जा रही है, इसका निर्माण किस मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। तो हम लोग इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना चाहेंगे
कि नाइट सफारी जो पार्क है वो चीन और एक स्थान और है सिंगापुर। चीन और सिंगापुर में जो नाइट सफारी है, ऑलरेडी चीन में भी है, सिंगापुर में भी है। तो चीन और सिंगापुर में स्थापित जो नाइट सफारी है उसके मॉडल पर ग्रेटर नोएडा में भी एक नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये जानकारी ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में एक रात्रि वन्य जीव पार्क बनाया जा रहा है, जिसे हम नाइट सफारी पार्क भी कहते हैं। और यह नाइट सफारी पार्क चीन और सिंगापुर में जो नाइट सफारी पार्क है उस तर्ज पर बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें अपने ग्रेटर नोएडा के नाइट सफारी पार्क की, तो यह पूरे विश्व का चौथा, मतलब विश्व में 3 और हैं लेकिन विश्व का चौथा। और अगर हम भारत की बात करें, विश्व में चौथा स्थान है इसका और भारत में पहला स्थान है। इस प्रकार का वन्य जीव पार्क भारत में पहला और विश्व में चौथा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इटावा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो इटावा के एलिफेंट सफारी, इटावा के एलिफेंट सफारी, इटावा के, या हम कह सकते हैं कि इटावा क्षेत्र में एक एलिफेंट सफारी, एक लॉयन सफारी, एक लॉयन सफारी और इसके अलावा कुछ और जानवर हैं। जैसे हम बात करें तेंदुआ, लक्कड़बग्घा, भालू व हिरण, इनके पार्क की स्थापना की गई है इटावा क्षेत्र में। और अगर हम इटावा की बात करें तो इटावा क्षेत्र में एक शेर है, उस प्रजाति का नाम है एशियाई बब्बर शेर। एशियाई बब्बर शेर, इनके प्रजनन की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर की गई है? इटावा में। हम लोग बात कर रहे थे राज्य प्राणी उद्यान की। ये इतने सारे जानवरों के जो सफारी या पार्क बनाए गए हैं इटावा में, इसका मुख्य कारण है कि जन सामान्य में, लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के तहत, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के तहत इटावा में इन सब पार्कों की स्थापना की गई है। हम लोग बात करते हैं, जल्दी से अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं अब। और अगला टॉपिक है हमारा, हम कुछ नेशनल लेवल के पार्क की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ एक महत्वपूर्ण नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हम दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं। और दुधवा नेशनल पार्क हम लोग बात करें कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र
उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल लेवल का पार्क है, जो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत क्षेत्र में स्थित है। अगर हम बात करें तो यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में ये दुधवा नेशनल पार्क जो है कितने एरिया में फैला हुआ है? तो हम बात करते हैं 490 वर्ग किलोमीटर। 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इस दुधवा नेशनल पार्क में कुछ प्रमुख प्रजातियों को रखा गया है, क्योंकि यहाँ उन प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण की समुचित व्यवस्था है। कौन कौन से जानवर हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। ये हैं बारहसिंघा शेर। दरअसल ये जो प्रजाति है, ये प्रजाति अब दुर्लभ होती जा रही है, जिसे हम रेयर भी कहते हैं। दुर्लभ प्रजाति है, हम कह सकते हैं कि विलुप्त होने की कगार पर है। तो बारहसिंघा और शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के, इन प्रजातियों के संरक्षण और इनके विकास के लिए दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, इसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दो अलग अलग ईयर हैं। 1968 में ये दुधवा पशु विहार या पशु पार्क स्थापित किया गया था, परंतु 1977 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 2 साल हैं, 1968 और 1977। 1968 में दुधवा पशु विहार स्थापित किया गया था, परंतु 1977 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। दुधवा नेशनल पार्क में यदि हम बात करें तो प्रमुखतः यहाँ साल वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो भी घने। तो हम लोग लिख सकते हैं घने साल के वन। और यहाँ घास भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये घास भी हम कह सकते हैं कि ऊंची घास का एक मिश्रण है दुधवा नेशनल पार्क में। इस पार्क में कौन कौन से जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें दुर्लभ मानकर इस राष्ट्रीय उद्यान, इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। लिखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि इस पार्क में बाघ, बारहसिंघा, चीतल, गैंडे, और ये गैंडा भी कौन सा, जो एक सींग वाला होता है। बाघ तो हो गया, हाथी, भालू,
अजगर, मगरमच्छ, ऐसे जो जानवर हैं उन्हें इस दुधवा नेशनल पार्क में रखा गया है। और बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति, बारहसिंघा की कुछ प्रजातियां हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम बात करें बारहसिंघा की कौन कौन सी दुर्लभ प्रजातियां हैं, शेरवन, इसको मिटा देते हैं, शेरवन डुआलिसी और चरज, और एक है डिस्पिड हेयर। ये तीनों प्रजातियां किसकी हैं? बारहसिंघा की, और ये विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए इनको हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। और इन दुर्लभ प्रजातियों को भी इस दुधवा नेशनल पार्क में रखा गया है। अगर हम मुख्यतः पक्षियों की बात करें तो लगभग 450 प्रजातियां इस दुधवा नेशनल पार्क में रखी गई हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वनों के जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1956 में एक संगठन बनाया गया था। यह संगठन प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था, और इस संगठन के द्वारा 1957 में चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई 1957 में। मतलब प्रदेश के अंदर पहला वन्य जीव विहार 1957 में स्थापित किया गया। और यदि हम वर्तमान की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 12 वन्य जीव विहार हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो 12 वन्य जीव विहार हैं उसमें से मैंने एक का नाम तो आपको बता दिया, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और बाकी के 11 वन्य जीव विहारों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा टाइगर रिजर्व। अगला टॉपिक है हमारा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के विषय में अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, या हम इसे राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर को रिज़र्व करने के लिए या टाइगर को संरक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर से
1987 में इस दुधवा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर से आच्छादित किया गया कि दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर रिज़र्व भी बनाया जाएगा। बाद में अगर और हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक स्थान है किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार। और इसके साथ एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वन्य जीव विहार का, जिसका नाम है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, इन दोनों वन्य जीव विहार क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत लाया गया। आप प्रॉपर नोट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इन जीव विहारों को टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत लाया गया। आगे बढ़ते हैं, टाइगर रिज़र्व को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और स्टार बनाकर चलते हैं। एक क्षेत्र है प्रदेश का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बिजनौर के एक स्थान की बात करें तो बिजनौर के अमनगढ़, बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को 2012 में टाइगर रिज़र्व के रूप में सम्मिलित किया गया। लेकिन बिजनौर के अमनगढ़ को 2012 में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र के रूप में, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर सकते हैं, बफर क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया। 2012 में बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया। और यह प्रदेश का कौन सा? अमनगढ़, यह प्रदेश का दूसरा टाइगर रिज़र्व है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं हम पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर, पीलीभीत और शाहजहांपुर दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्रों के लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में जून 2014 में, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जून 2014 में प्रदेश का तीसरा, उत्तर प्रदेश का तीसरा, और हम देश की बात करें तो देश का 45वां टाइगर रिज़र्व बनाया गया। टाइगर रिज़र्व बनाया गया। तो प्रदेश में टाइगर रिज़र्व के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो जानकारी दी गई है वो संभवतः काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। हम बात करते हैं दुर्लभ जीव की, और इस दुर्लभ जीवों में हम केवल 2 जीवों के बारे में बात करेंगे। दुर्लभ जीव, सबसे पहले हम बात करते हैं
सारस की। सारस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश का यह राजकीय पक्षी है। प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस, और इस समय सारस संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, संपूर्ण विश्व की बात करें, तो संपूर्ण विश्व में कुल 8000 सारस हैं। संपूर्ण विश्व में गणना के अनुसार 8000 सारस में से लगभग 40% जो सारस हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां सारस ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, हम बात कर लेते हैं। इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज, इन ज़िलों में अधिक मात्रा में मिलते हैं। अगर हम दूसरे ऐसे पक्षी या जीव के विषय में बात करें जो ज़्यादा ही संकटग्रस्त है, तो हम बात कर सकते हैं प्रदेश में किसकी? प्रदेश में बात कर सकते हैं हम लोग गिद्ध की। ये जो गिद्ध पक्षी है उत्तर प्रदेश में, अपितु देश में भी ये संकट की स्थिति में है। संकट की स्थिति में है। 2011 में एक गणना की गई थी, और उस गणना के हिसाब से प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो 2097 थी, 2011 के हिसाब से। और इनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इस तरह से प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के संबंध में बहुत सारी अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और इन योजनाओं के अंतर्गत जो जीव दुर्लभ जीवों की श्रेणी में आ गए हैं, उनके लिए प्रदेश में प्रजनन केंद्र और विहार, पार्क या पुनर्वास योजना जैसी स्थितियां या योजनाएं चल रही हैं। वन्य जीवों से संरक्षण से संबंधित आज का ये मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।